तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका हल्का सा हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बाहर रहता है, ठीक है। अब इसका ये जो एयर है इसका टेम्परेचर, इसका स्पीड, जो ये एयरक्राफ्ट रन कर रहा है, इट इज रनिंग एट ए स्पीड वेरी हाई स्पीड। इसका न्यूमेरिकल बाद में थोड़ा देर बाद करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है बस वो देखते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो स्पीड है काफी ज्यादा। अगर ये स्पीड वाला एयर, हाई स्पीड वाला एयर हम लोग इस कंप्रेसर में डाल देंगे तो कंप्रेसर का फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे पैसेज ऐसा कुछ दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ज्यादा हो जाता है, देखो एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। इसी को कहते हैं रैम इफेक्ट, ठीक है। रैमिंग का मतलब ये होता है प्रेशर जो होता है पॉइंट, प्रेशर जो होता है क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करता है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे मेरा मशीन कंपोनेंट बर्बाद ना हो। अब उसके बाद ये जो -50 डिग्री सेल्सियस है कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर में इसका टेम्परेचर जो है, अब बाहर का प्रेशर 0.2 बार है, 0.2 से ये 1 बार कर देता है, ठीक है, क्योंकि 0.2 बार पे ह्यूमन स्टेबल नहीं रहेंगे। हमारा बॉडी पार्ट डिजाइंड है 1 बार के लिए, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, इसको प्रेशर को बढ़ा देगा। इस दरमियान टेम्परेचर जो है वो 83 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। 83 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाई टेम्परेचर है, अब इसको हम लोग एक यूनिट ये गैस टरबाइन में भेज दिए। बाकी का जो टेम्परेचर है हम लोग एयर कंडीशनिंग के लिए ले लिए, ठीक है। और यहाँ से देखो ये पैसेज से ठंडा हवा आएगा, -50 वाला इस 83 के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा मेरा 25 डिग्री सेल्सियस, हीट एक्सचेंज होगा ना 83 और -50 के बीच में, तो यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री होगा। इसको हम लोग एक छोटे से टरबाइन में भेज देंगे जहाँ एक्सपेंशन होगा, तो फर्दर 25 से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप होगा, 25 से 20-18 के करीब टेम्परेचर आ जाएगा। उसको हम लोग कैबिन में डायरेक्टली फेंक देंगे। और ये जो टरबाइन है उससे एक फैन लगा होता है, टरबाइन कुछ वर्क देगा तो ये फैन रोटेट होगा, और ये फैन रोटेट होगा तो फोर्स कन्वेक्शन से जो भी एयर है उसको बाहर सक करके निकाल देगा। ये है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर इसी में एक हीट एक्सचेंजर, एक इवापोरेटर यूनिट एक्स्ट्रा लगा दें, ठीक है, इसको कहते हैं सिंपल इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। और एक हीट एक्सचेंजर और एक छोटा सा कंप्रेसर और लगा दें ताकि सीओपी और परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब आते हैं सवाल पे, ये बताना थोड़ा जरूरी था, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा क्या टॉपिक का कौन सा सवाल है। सिंपल एयर कूल्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर एन एयर हैविंग अ लोड ऑफ 10 टन्स। पहली बात तो ये 10 टन्स लोड मास नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। 1 टीआर होता है 3.5 किलोवाट का, 35.1 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9। अब हम लोग इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो इनिशियली जो है प्रेशर है 0.9 बार, हालांकि इतना ज्यादा नहीं होता, 0.2 बार 0.3 बार होता है बाहर का प्रेशर, ठीक है। हवाई जहाज के 35,000 फीट पे 0.2 बार 0.3 बार प्रेशर रहता है। सवाल में जो दिया वही देंगे ना। टेम्परेचर यहाँ 10 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रैमिंग कराते हैं। रैमिंग इज नथिंग लाइक अ डिफ्यूजर, ठीक है, इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ डिफ्यूजर। तो यहाँ पे ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। जब तक क्वेश्चन में एक्चुअली में ये साइकिल जाना चाहिए था ऐसे, पर ये सिंस यहाँ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जब तक कहेगा नहीं तब तक हम लोग ये इररिवर्सिबिलिटीज को नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 0.9 बार एंड 10 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग रैमिंग प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.013 बार। ये देखो ये रैमिंग है। रैमिंग मतलब ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीजेस टू 1.013 बार, ये 1.013 बार, ठीक है।
एंड इन द हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर। अब ये जैसे ही रैमिंग हो गया, अब ये इसको बाकी को हम कंप्रेसर में भेज दी। ठीक है, कंप्रेसर में भेजने के बाद फिर इसको हीट एक्सचेंजर, इस ये जो है हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको एक हीट एक्सचेंजर में भेज देंगे, जिससे फाइनली जो टेम्परेचर है, अगर यहाँ का टेम्परेचर T था तो टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई और 2 में अंतर होता है, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 35 रहता है तो यहाँ का टेम्परेचर 35 होता है, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई 35 मतलब यहाँ का टेम्परेचर से 35 कम हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट द प्रेशर ब्लीड अप फ्रॉम द कंप्रेसर इज 4 बार, यानी ये प्रेशर 4 बार है, एंड कैबिन प्रेशर इज 1 बार। अब जब ये जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये वाले में, और इसको हम लोग वापस से कैबिन में भेज रहे हैं या कॉकपिट में भेज रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है वो 1.01 बार है, डेट इज लेस देन द रैमिंग प्रेशर। ये 1.013 बार है, ये कैबिन प्रेशर उससे भी कम है। ठीक है, और द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कैबिन इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बन गया डायग्राम। अब स्विच नहीं करना इसमें, पीवी बराबर MRT, सॉरी एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, T2/T1 इज इक्वल्स टू P2/P1 और पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ का टेम्परेचर निकालने का जरूरत, अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 0.1, 0.0, 0.1, 0.2, 0.2 डैश 0.3, ठीक है, सभी जगह का टेम्परेचर निकालना है। तो T0/T1 इज इक्वल टू P0/P1 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो यहाँ से T0 आ जाएगा T1, या उल्टा करके लिखते हैं, T1/T0 इज इक्वल टू P1/P0 की पावर में गामा माइनस 1 बाय गामा। तो यहाँ से T1 आ जाएगा T0 टाइम्स P1/P0 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। यहाँ से मेरा टेम्परेचर T1 पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, ये T0 हमको पता है, P1 हमको पता है, P0 हमें पता है, तो यहाँ से T1 पता लग गया। एक बार ये T1 आ गया, फिर हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, T2/T1 इज इक्वल्स टू P2/P1 की पावर। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा, क्या डायरेक्टली 0 से 2 नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, फिर ये 1 पॉइंट का टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर 1 पॉइंट का टेम्परेचर का काम क्या? कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम डायरेक्टली 0 से 2 पे भी लगा दो। कैसे? T2/T0 इज इक्वल टू P2/P0 पावर गामा माइनस, क्योंकि ये पूरा लाइन ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इस अप्रोच में फिर यहाँ T1 का देखो, यहाँ पे T1 का वैल्यू रखो, ये वाला अपने आप कट कुटा के यही आ जाएगा। T2 बराबर T1 का वैल्यू रखेंगे T0 P1/P0 का पावर गामा माइनस 1 बाय गामा इंटू में P2/P1 P2/P1 सॉरी P2/P0, डायरेक्ट ही आ गया ना, तो सीधा लाइन है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो 2 पॉइंट का भी टेम्परेचर पता लग जाएगा आपको। 2 पॉइंट का टेम्परेचर पता लग गया तो यहाँ का टेम्परेचर पता लग जाएगा, इससे 35 डिग्री कम। अब यहाँ से यहाँ में लगा दो, फिर से लगाओ। फिर से लगाओ, यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर पता लग गया। T3/this इक्वल्स टू P3, यहाँ का प्रेशर दिया हुआ 1.01 बार, यहाँ का प्रेशर दिया हुआ 4 बार।
का पावर गामा माइनस, तो यहाँ का भी टेम्परेचर आ जाएगा, सभी पॉइंट का टेम्परेचर आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना कुछ नहीं है, COP क्या होगा, अच्छा COP पावर रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ कूलिंग इन कैबिन, ठीक है, ये कंप्रेसर में कितना पावर इनपुट लगा रहे हैं वो निकालना है। तो अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, ये पार्ट है, यहाँ पे जो भी हीट ये लग रहा है, जो भी CP इंटू T3 T25 माइनस का यहाँ पे जो टेम्परेचर आया, मास ऑफ एयर इंटू में CP इंटू में 25 माइनस इस पॉइंट का टेम्परेचर T3, यही है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो कि मेरे को दिया हुआ है 10 TR, ठीक है, कितना दिया हुआ है, हाँ 10 TR 35.1 किलोवाट, ठीक है, ये वैल्यू हमको पता लग गया, T3 का पता ही है, CP ऑफ एयर, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है 1.005, यहाँ से मास ऑफ एयर निकल जाएगा, एक बार मास फ्लो रेट निकल गया तो हम पावर रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ कूलिंग इन कैबिन निकाल सकते हैं, कैसे, Q बराबर डेल्टा एच, सॉरी W बराबर डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ये जो मास फ्लो रेट यहाँ से निकाले हैं इनटू में CP इनटू में 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर है -1 पॉइंट पे जो टेम्परेचर, ये एयर का मास फ्लो रेट हम लोग यहाँ से निकाल दिए, यहाँ रख देंगे, 2 पॉइंट का टेम्परेचर पता है, 1 का पता है, ठीक है, तो ये निकल गया पावर रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ कूलिंग इन कैबिन। COP कैसे निकलेगा, COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट ये वाला है, कितना है 10 TR है, यानी 35.1 किलोवाट, डिवाइडेड बाय ये जो भी आया पावर रिक्वायर्ड टू टेक द लोड ऑफ कूलिंग इन कैबिन, ये पूरा टर्म मास ऑफ सी MA CP T5 माइनस T3, ये हो जाएगा आपका आंसर।